यूक्रेन की जानिब से रूस की सरजमीन के हजारों किलोमीटर अंदर ड्रोन अटैक्स के जरिए इस हालिया जंग का गालबन सबसे बड़ा हमला 1 जून को किया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस के 40 तैयारों को ड्रोन से निशाना बनाया गया है और यूक्रेन की ये बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है और जाहिर है ये एक अचीवमेंट बनती भी है कि अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर मुल्क पर कामयाबी के साथ इतनी बड़ी स्ट्राइक करना यकीनन आसान काम नहीं। यूक्रेन हुकाम के मुताबिक ये उनकी बड़ी विक्ट्री है और ज़ेलेंस्की ने इसका क्रेडिट भी फौरी तौर पर ले लिया है और मसरत का इजहार भी किया है। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन स्पाइडर वेब का नाम दिया है। इस ऑपरेशन में 117 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ये ड्रोन्स हज़ारों किलोमीटर रूस के अंदर मंगोलिया और चीन के बॉर्डर के करीब जनूबी रूस में हमला करने के लिए बराह रास्त यूक्रेन से परवाज करके नहीं आए थे, बल्कि इनको खुफिया तौर पर पहले ही किसी तरीके से रूस के अंदर मुंतकिल या स्मगल किया गया था, गालबन किसी ट्रेड वगैरह के बहाने। और फिर रिमोटली जब ये रूस के अंदर पहुंच गए तो यूक्रेन से कंट्रोल करके टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बना लिया गया। इस तरह की वीडियो भी मंजरे आम पर आई है जिसमें ड्रोन्स एक कंटेनर के अंदर से निकलकर अपने टारगेट्स की तरफ जाते हुए देखे जा सकते हैं। इसके अलावा रूस के यूक्रेन के बॉर्डर से ही मुल्हिका इलाकों में 2 अलग अलग वाक़यात में इसी दिन मुसाफिर ट्रेनों को भी टारगेट किया गया है, जिसमें कम अज़ कम 7 अफराद की जाने की इतलात अब तक आ चुकी हैं। एक रशियन ट्रेन उस वक्त निशाना बनी जब ये एक ब्रिज पर से गुजर रही थी तो इस पुल को तबाह कर दिया गया। इस तरह एक और ट्रेन एक पुल के एन नीचे से गुजर रही थी तो इस पुल को निशाना बनाया गया और ये ब्रिज ट्रेन के ऊपर ही गिर गया। जाहिर है रशियन ट्रेन्स को भी इस खित्ते में निशाना यूक्रेन और इसके इत्तेहादियों ने ही बनाया है और वो इसको सिविलियन की बजाय रशिया की मिलिट्री ट्रेन करार दे रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये हमले यूक्रेन फोर्सेस की जानिब से इनके मगरबी इत्तेहादियों के इमा पर इस्तांबुल में मुनक्किद होने वाले रूस यूक्रेन मुज़ाकरात के अगले राउंड से चंद घंटे या एक दिन पहले ही किए गए हैं। दोस्तों ये ताज़ा तरीन बड़े हमले वो भी मुज़ाकरात से ऐन पहले साफ और वाज़ेह तौर पर इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि यूरोपीय ममालिक बिलखसूस जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया किसी सूरत इस जंग को बंद नहीं होने देना चाहते। वो रूस को मसलसल इश्तियाल दिला रहे हैं कि रूस इस जंग को मज़ीद बड़े पैमाने पर लेकर जाए ताकि ये जंग चलती रहे और अमेरिका भी बिल आखिर किसी न किसी सूरत इस जंग में इन्वॉल्व हो जाए। बज़ाहिर ऐसा ही नज़र आ रहा है क्योंकि यूक्रेन तो ये जंग कब का हार चुका है। मिलिट्री, माशी या टेक्नोलॉजी किसी भी लिहाज से यूक्रेन रूस का हम पल्ला हरगिज़ नहीं। ये बात भी दुनिया भर के तमाम दफाई तज्ज़ियाकार मानते हैं कि बगैर अमेरिका के यूरोप रूस का तने तनहा मुकाबला नहीं कर सकता। मकसद सिर्फ यही नज़र आता है कि ये यूरोपीय ममालिक यूक्रेन की तबाही की कुर्बानी देकर रूस को मसलसल जंग में एंगेज रखना चाहते हैं ताकि मुस्तकबिल में किसी मुनासिब मौका पर अमेरिका इस जंग में कूदने पर मजबूर हो जाए। क्योंकि जाहिर है अगर जंग जारी रहेगी तभी मज़ीद फैलेगी। अगर जंग किसी मुआहदे के तहत रुक गई और मुस्तकिल अमन कायम हो गया तो जाहिर है ये यूक्रेन के इत्तेहादियों जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया की शिकस्त ही कहलाएगी और अपनी इसी ईगो को बचाने के लिए ये ममालिक किसी सूरत इस जंग को रुकने नहीं देना चाहते, चाहे यूक्रेन का आखिरी फौजी भी हलाक ही क्यों ना हो जाए या मुल्क से फरार ना हो जाए। दोस्तों यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि सीज फायर की ऑफर्स और मुतालबा अमेरिका और यूरोप की जानिब से आ तो रहा है, लेकिन रूस इस आर्जी सीज फायर पर इसलिए राजी नहीं हो रहा क्योंकि रूस के ख्याल में बजाय आर्जी सीज फायर के इस मसले का मुस्तकिल हल निकालना चाहिए और इस सिलसिले में रूस का मुतालबा है कि यूक्रेन को गैर जानिबदार मुल्क करार दिया जाए, यानी ये कभी भी नेटो इत्तेहाद का हिस्सा ना बने। यूक्रेन की मिलिट्री ताकत को महदूद किया जाए ताकि ये आइंदा कभी भी रूस के लिए किसी किस्म का दिफाई खतरा ना बन सके। पुतिन का मौक़िफ़ है कि यूरोपीय ममालिक फ़िलहाल सीज़ फायर इसलिए चाहते हैं ताकि इन्हें जंग की मज़ीद तैयारी करने का मौका मिल सके और इस वक्त जंग में रूस का पल्ला भारी है, इसीलिए आर्जी तौर पर ये ममालिक सीज़ फायर चाहते हैं। रूस पर निस्बतन कमज़ोर मुल्क का इस कदर बड़ा हमला करने का साफ मतलब ये है कि रूस को इसका जवाब सूद समेत देना होगा, बल्कि रूस में सदर पुतिन पहले ही इस दबाव में बहुत से हल्कों की जानिब से हैं कि इस जंग को वो उस तरह से एग्रेसिव अंदाज में नहीं लड़ रहे और बहुत सी नफ्सियाती दफाई
बैरियर्स यूक्रेन और यूरोपीय इत्तेहादियों ने गुज़िश्ता 3 सालों में ब्रेक कर लिए हैं, जो कि रूस की कमज़ोरी समझी जा रही है। पुतिन का मौक़िफ़ है कि इस जंग को ज़्यादा नहीं फैलना चाहिए और ना ही यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर तबाह करना इस मसले का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल सिटी, बड़े लीडर्स वगैरह को अभी तक निशाना नहीं बनाया। हालांकि रूस जैसी बड़ी मिलिट्री पावर के लिए ये करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन इन हालिया हमलों और चंद दिन पहले पुतिन के हेलीकॉप्टर को ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश करने के वाक़यात के बाद रूस की जानिब से एक बहुत बड़ा जवाब ना आना अब तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। यहाँ हम आपको ये बताते चलें कि इस वक्त यूक्रेन का तकरीबन 1/4 इलाका रूस के कब्ज़े में है और 15 लाख से ज़ायद अफराद इस जंग की वजह से मौत के मुंह में गुज़िश्ता 3 बरसों में जा चुके हैं और जाहिर है इसमें बड़ी अक्सरियत यूक्रेनियन अफराद और अफवाज ही की है। मिलिट्री मैन पावर के लिहाज से दोनों ममालिक का कोई मुकाबला नहीं। बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक रूस के पास इस महाज पर यूक्रेन के एक फ़ौजी के मुकाबले में 4 फ़ौजी दस्तयाब हैं। इसी तरह अगर ड्रोन वार की बात करें तो रशिया की ड्रोन बनाने की इंडस्ट्री की सलाहियत इस जंग के दौरान गुज़िश्ता 3 बरसों में कई गुना बढ़ चुकी है। 2023 में रूस ने सिर्फ 1,40,000 ड्रोन्स बनाए थे, जो कि बढ़कर 2024 में 15 लाख हो गए और इस साल अंदाज़ों के मुताबिक रूस 40 लाख ड्रोन्स बनाने की सलाहियत रखता है। यानी अगर रूस सिर्फ ड्रोन वार के जरिए यूक्रेन को तबाह करना चाहे तो वो ये सलाहियत ज़रूर रखता है। रूस का रिश्ता कीव से सदियों पुराना और जज्बाती है। तकरीबन 1000 साल पहले रशियन एम्पायर का जन्म इसी शहर से हुआ था। यूक्रेन और रूसी लोगों का नस्ली रिश्ता भी सदियों पुराना है और अभी 1991 तक तो यूक्रेन सोवियत यूनियन ही का हिस्सा हुआ करता था। ये सदियों पुराना जज्बाती और नस्ली ताल्लुक भी गालबन सदर पुतिन को यूक्रेन को एक ख़ास हद से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की राह में रुकावट है। लेकिन दूसरी जानिब मगरबी जनूनी अना परस्त लीडर्स जो कि हर कीमत पर रूस को कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, चाहे इसकी कीमत यूक्रेन की रियासत की मुकम्मल और मुस्तकिल तबाही ही क्यों ना हो। यानी कितनी दिलचस्प बात है कि यूक्रेन मुकम्मल तौर पर तबाह होता जा रहा है और वो भी रूस के हाथों, जो कि नस्ली और तारीखी तौर पर यूक्रेन के करीब है और इन दोनों शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर और नस्ल वाले लोगों को सदियों पुरानी दुश्मन अक़वाम यूक्रेन की हमायत के जरिए आपस में ही लड़वा रही हैं। जाहिर है जब तक जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस वगैरह खुद इस जंग में मुलव्वस नहीं होंगे और इसके नतीजे में तबाही इनके अपने ममालिक तक नहीं पहुंचेगी, यूक्रेन को रूस से ये लड़वाते ही रहेंगे, चाहे यूक्रेन मुकम्मल तौर पर तबाह ही क्यों ना हो जाए। यहाँ ये भी याद रहे कि ऐन इसी वक्त ये अना परस्त मुनाफिक मगरबी नाम नहाद लीडर्स इसराइल की फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ बेहमाना कार्रवाइयों पर मुकम्मल खामोश हैं और इसको इसराइल का सेल्फ डिफेंस करार देते हैं, लेकिन रूस पर अपनी प्रॉक्सी यूक्रेन के ज़रिए हमले जारी रखे हुए हैं। अगर रशिया सेल्फ डिफेंस में कोई बहुत बड़ा एक्शन लेगा तो ये एक बार फिर इंसानी हकूक़ वगैरह का शोर मचाना शुरू कर देंगे। अब हम ज़रा यूक्रेन रूस जंग को दुनिया के इस बड़े कैनवस यानी ग्रेट गेम के तनाजुर में देखते हैं। दरअसल अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त चाइना के साथ ग्रेट कोल्ड वार में इंगेज है और जाहिर है चीन रूस से भी बड़ी माशी और मिलिट्री कुव्वत है। हालिया पाक भारत झड़प में चाइनीज़ डिफेंस टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर में खुद को मनवा लिया है। इससे पहले चीन के दफाई साजो सामान को ये कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता था कि ये असल जंग में टेस्ट नहीं हुआ। चाइना माशी तौर पर रूस से कहीं बड़ा और आबादी के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है, लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है रूस को भी अमेरिका अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकता। कुछ तज्जियाकारों का ख्याल है कि जर्मनी, यूरोप और फ्रांस वगैरह अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट ही के एम पर दरअसल रूस को यूक्रेन में उलझाए रखना चाहते हैं ताकि रूस माशी और दफाई तौर पर एक लंबे अरसे तक डिस्टर्ब रहे और अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के लिए बड़े ख़तरे का बायस मुस्तकबिल में कभी भी ना बन सके। यही वजह है कि ये ममालिक यूक्रेन को बराह रास्त रशिया से मुज़ाकरात भी नहीं करने देते और अगर इस मसले का कोई हल निकलता नज़र आए तो इसको फ़ौरन ख़त्म करवा देते हैं। इस्तांबुल में जंग के चंद ही महीनों बाद रूस और यूक्रेन एक माहिदे के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन जर्मनी, फ्रांस और यूके ने यूक्रेन को इस पर साइन नहीं करने दिए। इसके बाद आज 2 मज़ीद साल गुजर चुके हैं और ये जंग जारी है। इसी तरह मशरिक़ वस्ता में ईरान का मामला भी
مستقبل میں مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ کچھ دفاعی تجزیہ کار یہ تھیوری پیش کر رہے ہیں کہ اب امریکی اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھ چکی ہے کہ چین جس قدر معاشی اور دفاعی لحاظ سے آگے نکل چکا ہے، اس کو براہ راست کنٹین کرنا امریکہ کے لیے ممکن نہیں رہا، یعنی براہ راست جنگ ممکن نہیں۔ ہاں البتہ کوئی بڑی جنگ دنیا بھر میں ٹریڈ وغیرہ کو ایک لمبے عرصے تک اگر ڈسٹرب کر دے گی، جس سے ظاہر ہے چین کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشت کو ایک دفعہ بریک لگے گی، اور چین کی بطور سپر پاور امریکہ کو ریپلیس کرنے کی منزل ظاہر ہے تھوڑی ڈیلے ہو جائے گی۔ واضح رہے کہ ہم امریکی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کا ذکر کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اس پالیسی کے ساتھ الائن ہیں یا نہیں یہ واضح نہیں، کیونکہ عمومی طور پر امریکہ کا عالمی سطح پر رول محدود کرنے اور اندرونی معاملات پر زیادہ فوکس کرنے کی پالیسی ہی ٹرمپ رکھتے ہیں۔ یوکرین جنگ ختم کروانے کی ان کی کوششیں سود مند ثابت نہیں ہوئیں، اگرچہ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ یہ جنگ جلد ہی بند کروا دیں گے، لیکن اس وقت گزشتہ صدر بائیڈن دور ہی کی پالیسیز یوکرین میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اگرچہ منرل ڈیل یوکرین سے امریکہ کی ہو چکی ہے، لیکن واضح رہے کہ اس ڈیل میں یوکرین کے پرزور مطالبے کے باوجود اس کے دفاع کی گارنٹی امریکہ نے نہیں دی۔ اس کی وجہ غالباً یہی نظر آتی ہے کہ امریکہ روس کے ساتھ براہ راست جنگ میں ملوث ہو کر چین کو بڑی قوت بننے کا موقع نہیں دینا چاہتا، اور اپنا فوکس اور وسائل چین کے ساتھ مستقبل میں کسی ممکنہ کنفلکٹ کے لیے بچائے رکھنا چاہتا ہے، اور غالباً اسی لیے امریکہ نے روس کو اس کے صدیوں پرانے یورپی دشمن ممالک اور اپنے اتحادیوں کے ذریعے انگیج کر رکھا ہے۔ امریکہ کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ کہیں چائنا جو کہ ایک بہت بڑی معاشی اور ملٹری قوت ہے، اور روس جو کہ معاشی طور پر تو بہت بڑی پاور نہیں لیکن ملٹری طاقت تو ہے، کہیں یہ دونوں مل کر کوئی بڑا اتحاد آپس میں نہ کر لیں جس سے امریکہ کے لیے مستقبل میں مزید مشکلات پیدا ہوں۔ امریکہ ان دونوں طاقتوں کو الگ الگ ہی ڈیل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ان دونوں ممالک کی ملٹری ٹیکنالوجی اور صلاحیت کا گیپ امریکہ کے ساتھ جو کبھی ہوا کرتا تھا وہ انتہائی تیزی سے اب کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوستو، روس سے جرمنی، برطانیہ اور فرانس کی دشمنی کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ فرانس نے نپولین کے دور میں 19ویں صدی کے آغاز میں روس پر حملہ کیا تھا اور شکست کھائی تھی۔ اسی طرح برطانیہ اور فرانس نے 1850 کی دہائی میں روس پر حملہ کر دیا تھا، جسے کریمین وار کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جنگ کریمین پیننسولا میں لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ روس کے خلاف خلافت عثمانیہ کے علاقے جو آج کل رومانیہ میں شامل ہے پر روس کے قبضے کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی، اور خلافت عثمانیہ بھی یوکے کے اتحادی کے طور پر ظاہر ہے اس جنگ میں شامل تھی۔ اس جنگ میں روس کو شکست ہوئی تھی اور بلیک سی میں روس کی نقل و حمل کو ٹریٹی آف پیرس کے ذریعے محدود کر دیا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم میں روس کو جرمنی نے شکست دی تھی، اس کا اچھا خاصا علاقہ بھی قبضے میں لے لیا تھا، لیکن ظاہر ہے مغربی محاذ پر پھر جرمنی شکست کھا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں بھی جرمنی نے روس پر حملہ کیا تھا اور شکست کھائی تھی، اور پھر جنگ عظیم دوم کے بعد مشرقی جرمنی کا علاقہ کئی دہائیوں تک سوویت یونین کے کنٹرول میں رہا تھا۔ یہ سارا بیک گراؤنڈ مختصراً آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس معاملے کی تاریخ اور اس دشمنی کی نوعیت سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ جرمنی ان تمام یورپی ممالک میں سب سے زیادہ ورنریبل پوزیشن میں ہے، کیونکہ جرمنی نہ تو نیوکلیر پاور ہے اور نہ ہی کوئی بہت بڑی ملٹری قوت، صرف نیٹو اتحادی ہونے اور نیٹو کے آرٹیکل 5 کے ضامن میں یہ روس سے مخاصمت مول لے رہا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں جرمن چانسلر فریڈرک مرز نے اس جنگ کو بڑھانے کے حوالے سے اہم پیش رفت کی ہیں۔ پہلے انہوں نے بیان دے دیا کہ یوکرین پر اس طرح کی اب کوئی پابندی نہیں کہ وہ لانگ رینج میزائل جو اس کے یورپی اتحادیوں نے فراہم کیے ہیں وہ اب روس کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا، اور پھر چند ہی دن بعد مرز نے اعلان کیا کہ وہ یوکرین کی لانگ رینج میزائل بنانے میں مدد کریں گے اور یوکرین کے ساتھ مل کر ایسے میزائل تیار کریں گے۔ بعض رپورٹس یہ بھی آئی تھی کہ جرمنی نے اپنے ٹارس میزائل یوکرین کو فراہم کیے ہیں، جن کے ذریعے یوکرین ماسکو کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ روس یہ پہلے ہی واضح کر چکا ہے کہ اگر کسی اور ملک کی مدد سے یوکرین روس پر حملہ کرے
करेगा तो वो मुल्क भी रूस का दुश्मन ही समझा जाएगा और जवाबी हमला रूस उस मुल्क पर करने का हक भी महफूज रखता है। अब ये सूरत हाल किस कदर गंभीर है और यूरोप बल्कि पूरी दुनिया कैसे एक बड़ी आलमी जंग के दहाने तक पहुंच चुकी है, इसका अंदाज़ा आप इन तमाम हालात और वाक़यात से बखूबी लगा सकते हैं जो हमने आपको बताए। दोस्तों, आने वाले दिनों में देखते हैं कि रशिया इस बड़े हमले का और अपनी सुबकी का जवाब कैसे देता है। दोस्तों, आप कमेंट्स में बताएं कि क्या यूक्रेन और रूस के दरमियान कोई मुआहिदा होकर ये जंग मुस्तकिल ख़त्म हो पाएगी या यूक्रेन के मगरबी इत्तेहादी इस जंग को मसलसल ऐसे ही तूल देते रहेंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बिग सोचो को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया।